अब उसने पूजा वूजा करी और वो उस चबूतरे से नीचे उतरा तो फिर वापस से उस चील ने उस बंदे पर झपट्टा मारा। 10-12 कुत्ते उसके जस्ट सामने आकर के भौंकने लगे। थोड़ी देर में उसको उसने नोट किया कि उसके शरीर में अलग सी गर्मी पैदा हो रही है, उसके ये रोंगटे खड़े हो गए। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका वाइडकास्ट पे। थैंक यू सर। आपका इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया था आपकी स्टोरी टेलिंग। बीइंग एन एक्टर, आप चीज़ों को या सुनी हुई कहानियों को या अब किसी के साथ कुछ हुआ है उसको बहुत अच्छा पोर्ट्रे करते हैं। मतलब आज भी वो आप वाला जो स्टोरीज थी ना, वो आज भी देखी जा रही है, आज भी उसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू सर। इस बार भी मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की थी दोबारा से, मैंने कहा कुछ और आपको हुआ हो या लोगों ने, क्योंकि आपका पॉडकास्ट आया था तो लोगों ने बाद में आपसे बात की होगी, तो लोगों के पास भी खूब सारी कहानियां होती है। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैंने भी आपसे संपर्क किया था और जब मेरा पहला पॉडकास्ट आया था तो ये मेरा पहला ही पॉडकास्ट था जो मैंने आपके साथ में किया था। उससे पहले मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं किया था। सच बताऊं तो मुझे तो कोई बुलाता भी नहीं है। नहीं देखो, हाँ, नहीं, प्रोफेशनल अलग चीज़ है, लेकिन हमारा ये नीश अलग है। हाँ, और मार्केट। आपका और मेरा रिलेशन भी अच्छा है और मैं तो ये कहूँगा कि आप ही से मुझे वॉइस ओवर का और डबिंग का जो अनुभव मिला या जो ज्ञान मिला वो आप ही के स्टूडियो में आकर के मिला, या आप ही से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आपको एक चीज़ के लिए। जब मैं आया था तब आपका जो ये पॉडकास्ट था उस वक्त में इसके व्यूज़ या आपके सब्सक्राइबर्स थे जो भी थे, जितने भी थे, लेकिन आज मैं काफ़ी लंबे समय बाद में आया हूँ, तब मैं कंटिन्यू आपकी जो जितनी भी स्टोरीज़ होती है वो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मैं दिन ब दिन देख रहा हूँ आपके व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला जो मैं पॉडकास्ट यहाँ करके गया था उसमें क्योंकि पहला था और क्योंकि मैंने पहली कोई स्टोरी ऐसे सुनाई थी, ऐसे तो पहले मैंने काफ़ी सारे आपके यहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं, है ना, लेकिन इस बार मैंने वो स्टोरी सुनाई थी जो मैंने लोगों से सुनी थी, जो बताते हैं कि हमारे साथ में गठित हुई है। तो वो स्टोरीज जब मैंने आपको सुनाई और आपने जब मुझे उसका लिंक शेयर करा तो मुझे भी एक क्रेज था कि मैं जानना चाहता था कि लोग बाग उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत तो बढ़िया। मैंने अपने ही लोगों को सेंड करी, बहुत सारे लोगों को सेंड करी। तो जब सबको सेंड करी तो सबने सुनी और जो लोग मेरे जानकार थे उन्होंने मुझे खुद ने कॉल करा और कई लोग जो मुझे मिलते थे वो भी मुझसे बात करते थे। तो कई लोग बोलते ए यार कद माँ की भी स्टोरी सुना दे। माँ कने भी माँ की आप भी टीड़ी है तो कद तू बठ जावे तो माँ की भी स्टोरी सुना दिए। तो मैं बोलता हाँ हाँ मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्टोरीज सुनी, हर किसी ने मुझे अपनी अपनी स्टोरीज सुनाई, मैंने कईयों की अलग अलग स्टोरीज सुनी और कई स्टोरीज मुझे ऐसी लगी कि मैं यहाँ पे आके सुनाऊं और कई लगी कि हाँ चलो सुनाएंगे कभी मौका पड़ा तो। इसीलिए मैंने आपसे कई बार संपर्क किया बीच में कि सर मेरे पास में कुछ एक स्टोरीज आई हैं जिन्हें मैं सुनाना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने कहा लगे विपुल जी अपन जल्दी ही करेंगे। उस दौरान में आप भी बहुत सारे अन्य स्टोरीज में और कामों में बिजी थे और जैसा कि मैंने देखा कि आपका ये पिछली बार हम वहाँ बैठ करके शूट करे थे, आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ आप अपने स्टूडियो में नया कर देते, तो ये सबसे बढ़िया बात है और मुझे भी अच्छा लगता है जब भी मैं आता हूँ कि चलो आज फ्रेशनेस है, कुछ नया दिख रहा है। अब मैं नई स्टोरी सुनाने के लिए आया हूँ। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आज आपको बताना चाहूँगा मेरी ये जो स्टोरीज हैं, हो सकता है हमारे श्रोताओं को, हमें देखने वालों को इस स्टोरी में कोई डर, भय, भूत, प्रेत नज़र ना आए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये जो मेरी स्टोरीज़ हैं ये आपको भगवान से ज़रूर जोड़ती है, आपकी आस्था से ज़रूर जोड़ती है। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि ठीक है भगवान है, पूजा करनी चाहिए, हर चीज़ से में भगवान थोड़ी ना हमें बचा सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका विश्वास भगवान में पूरा है और अगर आप भगवान के प्रति पूरे आस्तिक हैं और उनमें अपनी श्रद्धा रखते हैं तो वो आपको कभी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत हो, आपको भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट, एकदम। मेरे मेरे एक नोन थे, जब पिछला पॉडकास्ट मैंने किया था तो उन्होंने मुझे बताया था, वो बोला कि यार एक ऐसे ऐसे स्टोरी है जो मैं बताना चाहता हूँ, तू क्या
अपने पॉडकास्ट में जा कर के सुना पाएगा? तो मैंने कहा यार अगर होगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और सबसे पहले तो मैंने आपको हाँ, ओवरव्यू हाँ तो दिया था। हाँ, तो आपने कहा हाँ करी जा सकती है। मेरा एक फ्रेंड था जो डेली अपने काम से लौटता था अपने घर, और आज भी लौटा था, खाना वाना खाया डेली की तरह, रोज़ की तरह। खाना वाना खाने के बाद में वो अपना फ़ोन लिया और लेकर के बाहर टहलने के लिए रोज़ जाता था। आज हमेशा वो किधर भी निकल जाता था, लेकिन आज उसने रास्ता बदल दिया। ईयरफोन लगाया। अब जैसा कि यंग बंदा था, हर किसी गर्लफ्रेंड तो होती है ना, उसकी भी थी। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी ही बातें करता हुआ चल रहा है, चले जा रहा है, जो भी उनके आपस में बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद में वो काफ़ी आगे चला जाता है और सड़क पे अंधेरा है और एक नाला आता है। उस नाले के ऊपर छोटा सा ब्रिज है, उसको क्रॉस करोगे तो सामने एक बड़ी सड़क, उस बड़ी सड़क के सामने नए बनते हुए मकान थे। तो अचानक उसे फील होता है कि उसका जो ये फ्रंट है, सामने का तरफ है, उसमें ढेर सारे कम से कम 10-12 कुत्ते उसके जस्ट सामने आकर के भौंकने लग गए। अच्छा, उनके ऊपर भौंकने लगे। हाँ, उसके ऊपर भौंक रहे हैं, उसको लग रहा है मुझ पर भौंक रहे हैं। और वैसे ही वही कुत्ते वो जो सड़क के पार वो जो मकान थे, उन मकानों की छतों पे खड़े हुए भौंक रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों की छतों पे। उन पे खड़े हुए भौंक रहे हैं और उसी की तरफ भौंक रहे हैं। तो उसने नोट किया कि करीब 20-25-30 कुत्ते हैं जो ये मेरी तरफ भौंके जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? अब वो बोले यार कुछ तो बात है, थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा फील, अब वो बढ़ता तो जा रहा है लेकिन कुत्ते भौंके ही जा रहे हैं। अच्छा, उसने ये नोट करा उसके पीछे कोई कुत्ता नहीं है। ओके। जितने भी कुत्ते हैं उसके सामने हैं और सब के सब उसकी तरफ ही देख करके भौंक रहे हैं। थोड़ी देर में उसको उसने नोट किया कि उसके शरीर में अलग सी गर्मी पैदा हो रही है, उसके ये रोंगटे खड़े हो गए और आवाज़ भी उसकी कांपने लग गई, घबराहट उसके पैदा हो गई। थोड़ी देर में उसने कहा, बोले यार ये दिक्कत हो रही है। अब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड से बात करते करते वो बोलता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूँ, वो नंबर तुम लिख लो। उसने कहा क्या बात होगी? नहीं नहीं तुम लिखो तो सही, मैं बोल रहा हूँ जैसा कर। अरे बताओ तो सही। अरे बताना क्या, तुम लिखो ना, नंबर लिखो तुम। बोला ठीक है, उसने नंबर लिख लिया। अब वो बोलता है सुनो मेरी बात, तुम्हारे पापा आए चाहे मम्मी आए चाहे तुम्हें कोई भी बुलाए, तुम मेरा फ़ोन काटना मत। ओके। ठीक है, फ़ोन चालू ही रहने देना, और जब तक मेरी तरफ से फ़ोन नहीं कट जाए, मान लो अचानक बात करते हुए अचानक फ़ोन कट जाता है, तो जो नंबर मैंने तुम्हें बताया है उस नंबर पे तुरंत फ़ोन कर देना और बोलना कि आपका बेटा इस सड़क पर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। ओहो, मतलब पूर्वाभास हो गया था हाँ, उसको बंदे को। पूर्व आभास हो गया, मतलब ऐसे ऐसे आपका बेटा पड़ा हुआ है, जाकर के उसे उठा लाइए। तो वो बोलती अरे बताओ तो सही हुआ क्या है, क्या क्या है? अरे बोला ना तुम कुछ मत। अच्छा, उसने क्या था बचपन से वो भी यही बोलता था कि यार मैंने भी बचपन से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी हुई थी हमारे बुजुर्गों से, रास्ते मोहल्ले में कई लोगों से। कई लोग कहते हैं ना सर कि वो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपके पीछे कुछ है, तो आप डायरेक्ट पीछे मत मुड़ करके ऐसे देखो कि कोई है क्या। तो क्योंकि अब उसका घर तो पीछे ही था, जाना तो उसको पीछे ही था ना, तो आप ऐसे मुड़ करके मत देखो, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो जो आपके ऊपर मुसीबत आई है वो आपको पकड़ लेगी, ऐसा कुछ है। हाँ, वो कई लोग बोलते हैं ऐसा कि डायरेक्ट आप पीछे मत मुड़िए। तो उस लड़के ने उठा करके कहा, बोला कि तुम बस इस नंबर पे फ़ोन कर देना। अब वो उसने अपनी गर्दन नीचे करी और करने के बाद में घूम गया और घूमता हुआ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चालू करा, वो आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, कुत्ते भौंकते हुए पीछे पीछे उसके चल रहे हैं। इधर से उसकी गर्लफ्रेंड बोले जा रही, अरे क्या मुझे हनुमान चालीसा सुनाने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने? अब वो बेचारा करे तो क्या करे, इधर उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन भी वो नहीं काट सकता क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि चालू रखना। इधर उसकी गर्लफ्रेंड बार अरे बताओ तो सही हुआ क्या है। अब वो, लेकिन वो अपनी हनुमान चालीसा उसने कंटिन्यू चालू रखी हुई है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे वो जो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी वो कम हो गई और उसके जो ये रोंगटे थे ये भी बैठ गए, नॉर्मल हो गए, उसकी वॉइस भी सही हो गई और उसको जो गर्मी लग रही थी वो अचानक नॉर्मल हो गई और उसकी घबराहट कम हुई। और धीरे 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 करके काफ़ी आगे तक वो जब चला गया तो हनुमान चालीसा भी तब तक ख़त्म हो चुकी थी और वो सब चीज़ें जो उसके साथ में घटित हो रही थी
वो ख़त्म हो गई। अब जब हनुमान चालीसा ख़त्म हुई तो उसकी गर्लफ्रेंड जो कि कंटिन्यू चालू थी उधर की साइड में, अपनी रामायण लेकर के, सही है। अपनी शिकायतें लेकर हाँ के हाँ। कि हो क्या रहा है, मुझे बताओ तो सही, तो ये लगा क्या रखा है, क्या मुझे ये हनुमान चालीसा सुना रहे हो तुम। अब वो बंदे ने कुछ नहीं कहा, उसने आगे बढ़ते हुए कहा अपने फ़ोन पर कि सुनो मेरी बात, हमेशा रोमांटिक बातें की जाए, ज़रूरी नहीं है, सही थोड़ी है। आस्तिक बनो, हाँ हनुमान चालीसा पढ़ा करो तुम, हाँ। ठीक है। ये क्या के। और उसने कहा कि देखो तुम नाराज़ मत हो ना, अभी मैं इस कंडीशन में हूँ भी नहीं कि तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊं, तो तुम जो है अभी सो जाओ, अपन कल बात कल करेंगे। बात करेंगे। अरे बताओ तो सही, मैंने बोला ना सो जाओ। वो अपने घर गया, जा कर के सो गया। कुछ दिन बाद में उसने पता करा कि उधर में भी कोई डेथ वगैरह, अननेचुरल डेथ, असामयिक मौत वगैरह हुई थी जिधर की साइड में उसके साथ में उस रात में ये घटनाएं घटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पुरानी फिल्मों में देखा है कि भूत प्रेत आते हैं, तो जैसे हम पहले देखते थे ना तुलसी राम से जी की फिल्मों में, हाँ हाँ। कि भगवान का त्रिशूल लेकर पहुंच गए, हनुमान जी का घोंटा लेके पहुंच गए। एक फिल्म में तो जो 90-20 आई थी उसमें तो पूरी हनुमान चालीसा से ही उसने भूत को हरा दिया था। हाँ तो ये सच है, ये फिल्में भी कभी गलत नहीं बनती है, वो हमारे बीच में से ही निकलती हैं उनकी स्टोरीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो हनुमान चालीसा में वाकई में ये पावर होती है कि आपके साथ में आजू बाजू में जो ऐसी आत्माएं हैं या ऐसा कुछ है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर आपका भगवान में विश्वास है और आपको ये सब चीज़ें कुछ याद हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें इन मुसीबतों में जाने से बचाएंगी, आपको हेल्प करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और 100% वहाँ कोई एंटिटी होगी, ज़रूर। क्योंकि क्या होता है कि गूज बम्स ऐसे ही नहीं आते। हाँ सर। और जब आप कोई और बात कर रहे हो और अचानक आपको वो फील होता है, आ जाए। और कुदरत भी वो साइन देती है, जैसे इतने सारे डॉग्स का इकट्ठा होना वो लाजमी नहीं है, मतलब वो अननेचुरल लगता है। और डेफिनेटली उसी मोहल्ले के कुत्ते होंगे तो उसको तो जानते ही होंगे बंदे को। निश्चित। होता है ना, नॉर्मली हम जो निश्चित जिस है सर। रास्ते में जाते हैं तो वो पहचानते हैं, सुगंध से पहचानते हैं, देख के पहचानते हैं। बिल्कुल सर। पैरानॉर्मल में यही लिटरेसी चाहिए बेसिकली। तो आज की स्टोरी मैं तो इसीलिए आया था कि लोग जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें भूतों के साथ में भगवान में भी विश्वास एग्जैक्टली हो सके। क्योंकि आपके जब मैं आता हूँ या पिछली काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका, तो मुझे लगा कि हाँ है तो, लेकिन भूत के साथ में भगवान भी है और हमें बचाने वाला भगवान ही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हमारी हर एक मुसीबत से भगवान हमें बचाता है। तो ये बात एकदम सही है कि भगवान के बिना कोई आसरा है नहीं हम लोगों का। भगवान में आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। रखना ही ये पड़ेगा। पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो है चलाने वाले भगवान है। सबसे बड़े साइंटिस्ट वही हैं। सबसे बड़े साइंटिस्ट, करेक्ट है। जी सर। और दूसरी एक और कहानी आपकी। सर ये कहानी में तो कहीं पर भी भूत प्रेत या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि इसमें भूत होगा, प्रेत होगा या कोई आत्मा होगी या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ऐसा हम ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे ना हाँ। तो लोग आगे वाला देखेंगे नहीं। नहीं नहीं, ज़रूर देखेंगे सर, क्योंकि इस वाली कहानी में ये जो कहानी है ये एक भक्त और भगवान के बीच की है। हाँ, लेकिन बड़ी रेयर है। हाँ, इसमें इस कहानी में रिश्ता है एक भगवान का भक्त से। जैसे हम अक्सर हमारा डेली का रूटीन बन जाता है सर कि हमें सुबह पहले उठना है, नहाना है, धोना है और उसके बाद में अपने घर में मंदिर में पूजा करनी है, अगरबत्ती करनी है, दिया करना है और पाठ करना है। उसके बाद में हम लोग मंदिर भी जाते हैं। ऐसा ही उसी प्रकार से, क्योंकि ये हमारी चिंता लगी हुई, लेकिन उसी प्रकार से भगवान को भी अपने भक्त के प्रति चिंता होती है कि आज ये आया क्यों नहीं है। भगवान भी है, अपने बहुत सी स्टोरीज ऐसी है। भगवान जो है अपने भक्त के प्रति बड़ा चिंतित रहता है कि इसके अगर वो सच्चा है और अपने सारी नियमित भगवान में विश्वास रखता है तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि भगवान जो है उसके लिए इतना चिंतित है कि उसको पहले से पता है कि मेरे को मेरे भक्त के लिए को के साथ में कुछ गलत होने ही नहीं देना है। तो ये जो कहानी है कुछ इसी तरीके की है। पिछला पॉडकास्ट जो था उसके बाद में बहुत सारी कहानियाँ आई, तो एक मेरे मित्र हैं जो कुंदन जड़ाई का ही काम करते हैं, वो उन्होंने सुनने के बाद में मुझे बोला, यार विपुल भाई एक कहानी मारली भी सुना दे, मेरे सागे भी यहाँ की कोई घटना घटिड़ी है, तो अगर तेरे का ना टाइम हो तो एक दिन सुन ले।
तो जैसा कि हम कहते हैं ना कि जयपुर छोटा काशी है, तो मैं आपको तारकेश्वर मंदिर के बारे में बता दूं कि जयपुर छोटा काशी है। तो जयपुर में जैसे चांदपोल वाले बालाजी हैं, गोविंद देव जी है, झारखंड महादेव हैं, मोती डूंगरी के गणेश हैं, गढ़ गणेश हैं, आमेर की माता जी हैं, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। वो ठीक उसी प्रकार से जयपुर की वॉल सिटी में एक प्राचीन मंदिर स्थित है जो जयपुर की स्थापना के टाइम से, उस मंदिर का नाम है तारकेश्वर मंदिर, जो कि चौड़ा रास्ता में स्थित है। इस मंदिर की भी बहुत सारी कहानी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आज जयपुर में बहुत सारे भक्तों की आस्था इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है। तो शहर के अंदर है हाँ, एकदम वो। बिल्कुल। आप अगर मेरा डेली स्टेटस देखते हो हाँ, तो उसमें मैं डेली स्टेटस में बिल्कुल, तारकेश्वर बिल्कुल, जी के बिल्कुल, दर्शन, दर्शन जो हो जाते मेरे हैं। लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के दर्शन, वो लोग दर्शन करते ही हैं। तो ये जो तारकेश्वर मंदिर है, तो ये उस भक्त जो बंदा था जो मुझे मिला और जो मेरा जानने वाला था, उसका नाम तो क्या ही लूँ, तो उसने बताया कि मेरे साथ में जो घटना हुई है वो इस प्रकार से है। तो वो क्या था सर, जड़ाई का काम करता था, उसको एक व्यापारी मिला जो रतलाम का था, और ज़्यादा पैसों के लालच में उसको अपने साथ में रतलाम ले गया। वो डेली जो बंदा है ये भी डेली तारकेश्वर जी के जाया करता था। ठीक है। लेकिन अब इस बंदे को एक बंदा जो व्यापारी था वो अपने साथ में रतलाम ले गया कि मैं तुझे इतनी इतनी मजदूरी दूंगा। अब बेचारा छोटी फैमिली का था, चला गया उसके साथ में, चलो 2 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा, खाने पीने का खर्चा होगा नहीं, रहने का खर्चा होगा नहीं, सब कुछ इस आदमी की जिम्मेदारी, और अपने को तो सूखे सूखे पैसे बचेंगे। वो चला गया वहाँ पे। अब जाने के बाद उसने एक रात रुका, अगले दिन उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, काम पर लगने से पहले बोला मैं मंदिर जाके आता हूँ। ठीक है। वो गली में बाहर निकला, किसी से पूछा कि आसपास में कोई मंदिर है महादेव जी वगैरह का? बोला कि हाँ है, आगे आप चले जाओ, एक गली है, उस गली में ऐसे जा करके एक मंदिर है। तो वो उस जगह पे पहुंचा तो एक बड़ा सारा ग्राउंड, और उस ग्राउंड में बहुत छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे, कोई हनुमान जी का, कोई शिव जी का, कोई माता जी का, और पास में एक जली हुई फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री की जो दीवार थी उस पर एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक मूर्ति, खड़ी हुई मूर्ति थी। मतलब उस चबूतरे पे साफ सफाई नहीं थी, उसने ऐसा बताया मुझे। ठीक है। तो उसने अपने सब जगह पे जल चढ़ा लिया, सब जगह की पूजा कर ली। अब वो चबूतरे के पास में जब वो पहुंचा और झाड़ू लेकर वहाँ की सफाई वफाई करने लगा, और पानी जल से जब उस मूर्ति को साफ किया, तभी अचानक उसके ये जो पीछे का कुछ झपट्टा पड़ा। तो उसने देखा, मुझे दिखा नहीं, कुछ अजीब सा उसे फील हुआ। कोई बात नहीं, वो अपना काम जारी रखा, लेकिन दोबारा उसके झपट्टा पड़ा ऐसे ही पीछे की साइड में। अब उसने इस बार देखा तो पीछे ऊपर की साइड में एक चील उड़ रही थी। अच्छा, चील, काइट। हाँ, जो चील होती है वो उड़ रही थी। तो यार ये क्या, तो हो सकता है मैं नया नया हूँ, हो सकता है यहाँ की हो, तो इसलिए मार दिया होगा मेरे झपट्टा। अब उसने पूजा वूजा करी और वो उस चबूतरे से नीचे उतरा, तो फिर वापस से उस चील ने उस बंदे पर झपट्टा मारा। तो वो जैसे तैसे अभी घबरा गया वो कि ये चील मेरे क्यों झपट्टा मार रही चील बार होती बार। तो डेंजर है। हाँ, वो कितने बड़े क्लॉज होते हैं उसके। वो डर गया, मतलब अचानक से। वो जैसे तैसे उस ग्राउंड से बाहर निकला, जब तक वो 4-5 बार वो चील जो थी उसके ऊपर कंटिन्यू, कभी सर पर, कभी कंधे पर, कभी पीठ पर झपट्टा मार रही थी। जैसे तैसे बच करके वो उस ग्राउंड से बाहर निकल गया। अब वो कॉलोनी वालों से बोले पता नहीं भाई साहब ये क्यों, तो बोले यार हमारे बच्चे इस ग्राउंड में दिन भर खेलते हैं, कभी ऐसा नहीं किया, और ये पेड़ जो है पुराना पेड़ है, इस पर तो ढेर सारी चीलें रहती हैं, लेकिन हमारे बच्चों के साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। बोला अच्छा, बोला ठीक है, आज हो सकता है भाई साहब मैं नया नया आया हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। आस पड़ोसी ने यही कहा, उस जो ग्राउंड के आसपास में कॉलोनी बसी हुई थी, उन्होंने भी देखी वो चीज़ घटते हुए ना, ग्राउंड में उसके साथ में हो रही थी। तो अगले दिन वो फिर गया, फिर वापस से चील ने वही सब चीज़ें की। अच्छा, वो होता कब था, जब वो उस चबूतरे पे जाता था। ओके। और वो बंदा भी पागल कि वो चबूतरे पे जाना छोड़े नहीं, रोज जावे। बोला अच्छा, उसके भी सनक एक घुस गई कि करूँगा तो सही मैं यहाँ पे पूजा। धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो गया उस चीज़ से, और वो चील भी उसके ऊपर डेली झपट्टा मारती रहती, और लोग भी अब पहचानने लग गए कि वो देखते ये आ गया यार, अब चील आएगी। हाँ, वो गेम सा हो गया उनके लिए। अब चील आएगी। तो जैसे तैसे कई बार तो चील इतनी बार झपट्टा मारती कि वो एक छोटी सी हनुमान जी की भी घूमती थी, वो अंदर ही घुस करके बैठ जाता, दरवाजा बंद करके। अच्छा, छोटा मंदिर जो बना होता, छोटे मंदिर होता ना, उसमें घुस करके बैठ जाता और 5-10 मिनट बैठा रहता उस चील से बचने के लिए, और फिर
बाहर निकल करके जाता तो वो चील भी होशियार, बोले तू बाहर निकल फिर मारूंगी। इस तरीके से महीना, सवा महीना, 1.5 महीना बीत गया, और जब तक मैं उस दुकानदार से भी कुछ उसकी माथापच्चियाँ होने लग गई थी। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात उसने जो बताई वो बहुत ज़्यादा मुझे भी विचलित करती है, पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके सामने वो जिस जगह पे वो अपना काम डेस्क लेकर के बैठता था, जिस रूम पर वो बैठता था, तो उसकी बालकनी जो थी उसकी रेलिंग पर आकर के बैठने लग गई वो चील। ओके। और दरवाज़ा खुला है, जो चील बाहर की साइड में झपट्टा मार रही है वो अभी कुछ नहीं कर रही है, हाँ। वो उसकी बालकनी में रेलिंग के ऊपर बैठी हुई है उसके सामने। अच्छा। ठीक है, वो बंदा अपना जड़ाई का काम कर रहा है। अच्छा, उसको ये डर लगे कि सोने का काम था, कल को उंडी लेके उड़ नहीं जाए। हाँ, कोई भी ठीक है ना, उड़ जाए, चील है, कुछ भी लेके चली जाए। अच्छा, वो भी छुपा छुपा करके काम करता, लेकिन वो चील डेली उसके सामने अब आकर के बैठने लगी है। वो घबरा, अंदर नहीं करती? नहीं, अंदर तो घुसी नहीं रही है, वो रेलिंग पर ही बैठी रहती। तो ऐसे करते करते उसमें घबराहट तो पैदा हो गई। अब उधर उसके दुकानदार से माथा पच्ची होने लग गए, उधर चील उसको ग्राउंड में जाते ही परेशान करे, और रोजाना उसकी रेलिंग पर आकर के बैठ जावे। अब क्या रीज़न वो समझ नहीं पा रहा, उसको तो लगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। आखिरी में वो परेशान हो गया, उस दुकानदार से भी, उस व्यापारी से भी, और इधर इस चील से परेशान हो गया। बोला कि अपन तो वापस से जयपुर चलो। अगले दिन नहाया धोया, तैयार हुआ और मंदिर गया, जल चढ़ाया, महादेव जी को बोल करके, अब बोला उसने अपने ऊपर से ही, बोला कि महाराज जितने दिन की सेवा यहाँ पे थी मेरे हाथ से लिखी हुई मैंने कर दी है, अब मैं वापस से अपने गांव जा रहा हूँ, अपने जयपुर जा रहा हूँ, और अब मैं वहाँ पे तारकेश्वर जी की पूजा करूँगा। इतना करा उसने, सारे मंदिरों के उस दिन ग्राउंड में सबकी पूजा करी, और ताज्जुब वाली बात है उस दिन उस चील ने उसके ऊपर चपट्टा ही नहीं मारा। ओके, मतलब नेचर को कितना पता होता है। हाँ, उस चील ने उसके ऊपर झपट्टा नहीं मारा। अब वो जयपुर आ गया, सकुशल आ गया। आने के बाद में इस बार उसको ये रियलाइज हुआ कि ये चील का मैटर था क्या। आने के बाद हाँ, क्लियर हुआ। वो जब अगले दिन मंदिर गया, तब उसने मंदिर में, जैसा कि डेली आपने मैंने जो है मेरा स्टेटस देखा होगा, उसमें मैं हमेशा ऊपर, वो तारकेश्वर मंदिर के अंदर आप जो घुसते हैं तो उसके गेट के ऊपर एक बड़ा सारा त्रिशूल लगा हुआ है। तो उस जमाने में वो बताता है कि उस त्रिशूल के ऊपर एक चील बैठा करती थी। अच्छा, हमेशा से, जिसको मैं बरसों से देख रहा था। वो कोई कनेक्शन था? तो हाँ, यही था एक्चुअल में। हाँ। तो वो जब उस दिन गया मंदिर, तो जैसे ही वो ऊपर करके देखा तो वो चील बैठी। तब उसको याद आया कि यार ये चील तो मैं बचपन से देख रहा हूँ, इतने सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, और जब भी मैं आता था तो त्रिशूल के ऊपर चील बैठी रहती थी। कई बार उसने उस चील को देखा था कि यार चील बैठी है, और उसको इतने 2 महीने में ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने चील इससे पहले भी देखी है। हाँ। लेकिन वो वापस से जब लौटा तो उसने वो चील देखी, और उसको रियलाइज हुआ कि हाँ ये, बोले ठीक है साहब, मतलब बाबा जी ने। और फिर बाद में उसको जब पता चला कि वो जो बंदा था जिस व्यापारी के साथ में वो गया था, वो व्यापारी गड़बड़ था, वो काफ़ी सारे उसके कांड सामने आए, और बाद में वो जेसी वगैरह भी गया, बहुत सारे उल्टे सीधे काफ़ी उसके काम थे। तो उसने फिर यही सोचा, अपने मन में तसल्ली ली, या अपने मन में उसने बाबा जी को धन्यवाद दिया कि हो सकता है भगवान ही ऐसा चाहते हो कि इसके साथ में अगर ये मैं ज़्यादा समय वहाँ रहता तो कुछ ऐसी घटना भी हो सकती थी, या मेरे साथ में कुछ गलत भी हो सकता था। तो हो सकता है भगवान को भी मेरी चिंता, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना, भगवान को भी हमारी चिंता रहती है, तो हो सकता, फिर उसने कहा कि हो सकता है बाबा जी को मेरी चिंता थी, इसीलिए वो मुझे लेने के लिए इसको भेजे थे। करेक्ट है, करेक्ट। और देखो दोनों नेचर के साइन है, वहाँ भी कुत्ते आगाह कर रहे थे, यहाँ भी चील, दोनों में आपको देखिए दोनों नेचर के साइन बहुत है। ये तो आप ही ने पकड़ी, मैंने नहीं पकड़ी ये बात, नेचर वाली मैंने नहीं पकड़ी। मैं आपको कहानी तो सुना दिया, चील भी सुना दी, कुत्ता भी सुना दिया, लेकिन मैंने ये नहीं पकड़ा कि हाँ यार दोनों तरफ से बचाने के लिए भक्त को माध्यम जो है नेचर का ही कोई ऐसा जीव पहुंचा जो उसको बचा पाया, ये मैंने नहीं पकड़ा। थैंक यू सर, ये आपने बता दिया, अगली बार मैं ये चीज़ याद रखूंगा। नहीं होता ही है वो तो। बहुत 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 अच्छी इंस्पायरिंग थी कहानी, पसंद आएगी लोगों को पक्का। इसमें भूत प्रेत नहीं था, इसमें एक कनेक्शन था भक्त और भगवान के बीच का, और ये रियल कहानी है। इनफैक्ट पैरानॉर्मल जो ओवरलैप हो जाते हैं, जो हमें दिखते हैं, करते हैं, वो भी यही कोई कनेक्शन होता है। वो साइन लैंग्वेज के थ्रू, या कुछ चीज़ गिरा के या बजा के या डरा के प्रेजेंस फील कराती है कि हम हैं यहाँ। मतलब भगवान का और भक्त का कनेक्शन तो होता है। अब एक कहानी आपने और मेरे को थोड़ा सा वो सुनाया था, वो एनसीसी कैंप वाली। अच्छा हाँ, एनसीसी कैंप की कहानी तो ये है सर कि ये मैंने बचपन में सुनी थी
हमारे मोहल्ले में सुनी थी, कुछ बुजुर्गों के बीच में बैठ करके सुनी थी। हम्म, पहले क्या था ना, एक्चुअली लोग बाग कहानियां सुनाया करते थे। हाँ। आजकल तो ना तो माँ बाप के पास में है अपने बच्चों को कहानी सुनाने का आजकल वक्त। वो मोबाइल आ गया ना। हाँ, मम्मी बस। भी तो अपनी इंस्टा के ऊपर रील बना रही है हाँ। और पापा जी भी अपने फेसबुक पे लगे हुए हैं। बच्चा बोल भी देना पापा कहानी सुनाओ, तो हाँ ये पकड़ खैर मोबाइल देख ले। अब तो बोलेंगे भी नहीं बच्चे, वो कहानी सीधे वो ढूंढेंगे उसी वो में। ढूंढते भी कहाँ हैं सर, बस लगे पड़े हैं, पता नहीं मोबाइल में देख भी क्या रहे हैं। हाँ। समझ में तो ये भी तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तो यही मानूंगा, शायद आपकी हमारी पीढ़ियां जो रही हैं बड़ी खुशकिस्मत रही हैं, हम्म, जिन्होंने अपने माँ बाप के पास में बैठ करके बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। सुनी मेरे है। पापा जी से तो मुझे बहुत कुछ सीख, मैं बचपन में कहानियाँ ही, जब मुझे वो पापा जी कहानी सुनाया करते थे तो मुझे पता नहीं था ये कौन सी कहानियाँ सुना रहे हैं। और मैं ये मानना चाहूँगा कि जो उनमें से एक गुण मुझ में ज़रूर आया, जो मतलब कहानी सुनाने का मानो चाहे एक्टिंग करने का मानो, हालांकि वो एक्टर नहीं है, लेकिन वो बातों को तोड़ करके बहुत अच्छे से बताए। जो मुझे बाद में पता चला कि मेरे पापा जी ने जितनी भी कहानियां सुनाई है ना मुझे, ये सारी महाभारत और रामायण की थी। ओके। हाँ, मैं बोलता ना पापा जी कहानी सुना, हाँ ले बैठ सुन। तो वो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था, उसका नाम भीम था। ठीक है। आज ये कहानी सुना दी, अगले दिन एक बहुत बड़ा लड़का था, वो अपने गुरु का बहुत प्रिय था, उसका निशाना हमेशा सही बैठता था, उसका नाम अर्जुन था। तो वो जितनी भी कहानियां मुझे सुनाई महाभारत और रामायण में से लेकर के सुनाई, और जब बाद में मैं टीवी भी देखने लगा रामायण महाभारत, तब मुझे पता, अरे पापा जी आपने, हाँ तो यही तो थी, मैं कहाँ से कहानी लाऊंगा। करेक्ट तो है। ये हमने कहानियां सुनी है, तो ये एक अच्छा अनुभव रहा जीवन का। तो ऐसे ही हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों के बीच में हम बैठा करते थे, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कभी, मतलब अब खुद की ऐसे आपस में बात है यार, मैं सुना, मैं उनकी भाषा में थोड़ी सुनाने की कोशिश करता हूँ। वो भी आपस में एक दूसरे को सुनाते थे, तो हमें थोड़ी ना सुनाते थे। अरे मारे साथ में जो ये थारे साथ में बीते हो लगी। मैं बताऊँ, एक बार मैं कहीं जा कि एनसीसी का कैंप में गया था, छोटा सा चत माँ का मार साहब लिखा था, तो हम भी ऐसे बैठ कर के सुनते थे आगे क्या होगा। यही तो मजा कहानी का। मजा आता था। आज भी आप सिटी में जाओ, चौराहों के ऊपर लोग बाग बुजुर्ग लोग चौपड़ खेलते हुए दिखेंगे, ताश पत्ती जयपुर खेलते हुए में तो है, निकलेंगे। वो तो वॉल अलग सिटी में आपको अलग ही कल्चर है। माहौल दिखेगा आज भी, तो चंगा पो खेलते हुए दिखेंगे। तो ऐसे ही वो बुजुर्ग लोग आपस में जब फ्री होते हैं, जब खेलते नहीं तो बातें भी करते रहते हैं, तो उन्होंने वो आपस में एक दूसरे को किस्से सुना रहे थे। यार एक बार कहीं था जब मैं छोटा था, तो मैं भी स्कूल वाला के साथ में एनसीसी कैंप में गया था, जब यो छो ना यो सांगानेर में बूढ़ो ही बूढ़ो हुआ करता था, टीला ही टीला हुआ करता था, उंडे छो कहीं आज बन गया ये मकान। तो एयरपोर्ट के आगे पूरा खाली था शुरू से। तो उंडे लाग तो जो वहाँ को एनसीसी को कैंप, तो मैं बैठे गया जा रहबाने, तो 3 4 5 दिन बैठे ही रहनो छो। तो इस तरीके की वो बातें कर रहे। मैंने कहा अबे मेन मुद्दे पे आओ ना, हमें क्या एनसीसी के बारे में समझा रहे, क्योंकि हमारे टारगेट तो ये होता है ना, भूत की कहानी सुननी है ना। तो कहीं कब आएगा भूत, कब आएगा भूत। है ना। उस वक्त में तो यही था, भूत की कहानी को बच्चे ऐसे सुनते थे आंखें फाड़ करके, तो वो चल रहा है। तो अरे एक दिन कहीं से मैं और माँ का जो दोस्त है ना, सब ने हंगाई लाग गई। हंगाई मतलब आप समझ रहे हो ना, अपने यहाँ की भाषा में फ्रेश होना होगा उनको। हंगाई लाग गई। जो मैं सबका सब अपनी अपना लोटा ले रो लेके, अब उन टाइम पे यार कोड एनसीसी कैंप में गटर हुआ है, तो मैं बोला कि चलो पछाड़ी ना आज हुई ना चाला ना। ये आप थोड़ा हिंदी में भी बताओ इसको। वही सॉरी आज अपन उधर चलेंगे। बोला ठीक है, लेकिन देखो यार ध्यान रहे कि कैंप से ज़्यादा दूर नहीं चलना है, अंधेरा भी हो गया है और अपने को वापस भी आना है। चले गए आगे, काफ़ी झाड़ वाड़ देख करके, और जा करके बोलते हैं अच्छा कोई कहीं पे भी बैठो, ज़्यादा दूर तो बैठना मत, और जहाँ पर भी बैठो एक दूसरे को आवाज़ लगाते रहना, जवाब देते रहना। कोई भी एक आदमी आवाज़ लगे सब जवाब देते रहना। हाँ भाई, हाँ भाई, इस तरीके की मतलब एक साइन कर लिया कि हाँ अपन है यहीं पे बैठे हुए, क्योंकि अंधेरा हो गया था रात के अंधेरे में। ये कहानी भी होगी मेरे ख्याल से बहुत पुरानी, तब तो मैं ही छोटा था, तो जिन्होंने मुझे सुनाई वो भी बड़े थे। तो उनके बचपन में हुई होगी। उनके बचपन में वो जब एनसीसी में थे तब। तो ये आप मान के चलिए कि उस दौरान में तो सांगानेर का क्या हाल रहा होगा। हाँ 50 60 साल तो हो गए होंगे उस बात को। तो ये मान के चलिए, तो वो जो कहानी थी, तो वो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने साथ में ये घटित हुआ था। अब वो इस तरीके की साइन लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड कर ली कि ऐसे एक दूसरे को जवाब देना है। अब वो फ्रेश हो लिए, अब क्योंकि दूर से कैंप तो यूं ही नज़र आ रहा है कि वो रहा कैंप, चले चलेंगे, लाइटें तो जल ही रही थी, चिमनियाँ तो जल ही रही थी, चलना शुरू करे, आपस में बातें करें, करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और कभी कभार वो पीछे मुड़ करके भी देख लेवें,
ऐसे घूमते फिर मौज मस्ती में एक दूसरे के साथ में। तो आगे पहुँचे तो लेकिन वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, अच्छा, उनके साथ उनका रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। कैंप दिख रहा था उसकी तरफ चले जा रहे थे। बिल्कुल सर। तो उनका रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, वो पहुँचे तो कैसे पहुँचे, टेंशन में वो। अब वो बोले यार थक गए, घंटों ही हो गए चलते 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 चलते। अच्छा, 9 बजे जब वो फ्रेश होने गए हाँ, थे, उसके बाद में 12 आधा 1 पौन बज गए चलते चलते। और कैंप नहीं आ रहा। कैंप नहीं आ रहा, लाइट वो दिख रहा है सामने बैठा हो लगा हुआ कैंप। हम्म, अब वो बोले यार पहुंच ही नहीं पा रहे, क्या करें। बीच में अब थोड़ा आगे जाने के बाद में कोई एक आग जली हुई उनको नजर आई। अब तो थक गए, अब तो सुबह ही चलेंगे, अपन तो यहीं बैठ जाओ, ठंड भी होने लग गई, इसी आग के पास में बैठ करके तप लो। अब वो तपना शुरू कर दिए और आपस में बातें कर रहे, इधर उधर से कुत्ते बिल्ली की आवाज़ें आ रही, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही। तभी हाँ, एक वो जंगलों में पहुंच ऐसा गए ही जब कुछ। इतना आगे तो। हाँ। तो अचानक एक बूढ़े बाबा से एक आए, हम्म, ए छोराओ कहीं कर रहे छोरे। हम्म, बाबूजी एनसीसी के कैंप में आए थे, हम्म, सामने हंगाई करवाया था। हम्म, मैं उसी भाषा में, क्योंकि सुनी उनसे उसी भाषा में है ना, हाँ हाँ। तो वही अब आ जाती है मेरे जुबान पे। आए थे फ्रेश होने के लिए और 2 ढाई घंटे हो गए चलते हुए, हम कैंप ही नहीं पहुंच रहे। अच्छा, तो बस अब अंडा बैठ गा तब्बा ने, अब तो संवारी ही जाओ ना। बोला, अच्छा अब सुनो रे, अब सीधे चलना शुरू कर दो तुम। उसी डायरेक्शन में। हाँ, कैंप की तरफ सीधे चलना शुरू कर दो और पीछे मुड़ करके देखना मत, ठीक है। चाहे कोई भी आवाज़ दे, था को दोस्त ही आवाज़ देवे, कोई भी आवाज़ दे, चाहे मैं ही अब आवाज़ दे रहा हूँ, तुम पीछे मुड़ करके मत देखना और सीधे चलते रहना, तुम पहुंच जाओगे। ले सच में? बोले हाँ सच में। वो चलना शुरू करते हैं। अब उनको हिदायत दे ही दी थी बाबा जी ने, बोले पीछे मुड़ करके मत देखना। वो चलना शुरू करते हैं। अब बाकायदा उनको पीछे से आवाज़ें आ रही है। अब उनमें उनके मन में घबराहट पैदा हुई। अब वो दौड़ते भगते जैसे आवाजें तैसे। दोस्तों की आवाजें, दोस्तों साथ हाँ, ही चल कभी रहे एक थे। दूसरे को भी पीछे से आवाज़ें लग रही हैं, अच्छा। लेकिन वो अब एक दूसरे को भी पीछे से नहीं देख रहे। अरे रुक तो सही, अरे मेरे को तो ले ले साथ में, ओहो। इस तरीके की। और पीछे से वही बाबा जी भी आवाज़ दे रहे हैं उनको, अच्छा। अरे छोराओ रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ओ तेरी। इस तरीके की आवाज़ें उनको आ रही। हाँ। तो वो भगे जा, अब उनको समझ में आ गया है ना, तो वो डर गए पूरी तरीके से। अब वो भगे और जैसे तैसे वो कैंप में एक बार घुस के पता नहीं कौन किसके कैंप में जा रहा है, इधर उधर। अलग अलग टेंटों में वो रहते हैं। बॉस ने अगले जो उनके सर थे उन्होंने पकड़ लिया, बस सुबह मिलो लाइन में। लाइन में वो खड़े हो गए सुबह, लेकिन कल रात को गए कहाँ थे और सब तुम इधर उधर के कैंपों में कैसे गए? अरे सर हमारे साथ में ये घटना हुई, हम फ्रेश होने के लिए गए थे, हम ऐसे ऐसे परेशान हो गए, हम ऐसे ऐसे बक करके आए जान को आप। तो मास्टर जी बोलते हैं साले झूठ बोलते हो तुम लोग, बदमाश हो तुम सारे के सारे, हमेशा तुम शैतानियाँ ही करते रहते हो, बताओ किधर गए थे। चलो सर दिखा देते हैं आपको। वो पीछे वापस से लेकर के गए दिन के उजाले में। दिन के उजाले में। बोले देखो साहब वहाँ पर तो वो झाड़ियों में तो हम गए थे और ये जल रही आग, यहाँ पे बैठ करके रात को हम तप रहे थे। अब वो मास्टर जी भी जो बात रात को बाबा जी ने नहीं बताई थी वो मास्टर जी बता रहे। अब वो मास्टर जी को समझ में आनी चाहिए, बच्चे छोटे थे, लेकिन उन्होंने छुपाने के बजाय बता दी, ये आग थोड़ी ना, ये तो चिता पे तप के गए हो रात को तुम। ओहो। अब वो भाई बड़े उनको पता चल गया कि ये चिता जली हुई है। हाँ हाँ। अबे तुम तो रात को ये चिता पे तप करके गए हो, ये आग थोड़ी ना। पहले शमशान तो खुले ही होते हाँ, पहले ऐसे ही खुले में जलाया करते थे। इतना सुनने के बाद में उन बच्चों के हवा टाइट। तो वो जो बाबा जी जिन जिन बाबू जी ने हमें कहानियां सुनाई, ऊ का पाचा तो माँ की हवा टाइट होगी यार। थे। फिर हम सब लोगों ने बहाने बनाने शुरू करे, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की क्या हो गई। और कोई बोलता है कि हमारे जो घर पे दूध देने आता है ना वो इसी गांव में रहता है, वो अभी सुबह आकर के मुझे बता के गया है कि मेरे दादाजी अस्पताल में एडमिट है, तो मुझे तो सर जाना पड़ेगा। सबने तो बहाने सबने लगाए अपने अपने बहाने बनाए और जैसे तैसे एनसीसी कैंप को अधूरा छोड़ करके वो अपने अपने घरों में पहुंचे। और सब कई दिनों तक ये बोलते हैं कि वो माँ में सब कोई कहीं बीमार हो जाए, बहुत मुश्किल में वो सही हुए। वो एक ट्रॉमा एक बार लग जाता है ट्रॉमा ना। लग गया, डर लग गया हाँ, उनको। तो लेकिन ये भी सोचने वाली बात थी कि चले जा रहे हैं पहुंच रहे नहीं है। वो एक तरह का छलावा ही था। हाँ, शायद छलावा सा ही कुछ हो सकता है। लेकिन वो मदद करने वाला भी कोई आया, वो हाँ, शमशान में ही वो कोई भी होगा। कोई था ही, बच्चों के लिए आ गया ना, ऊपर वाले ने भेज दिया। वही चीज है, कहीं ना कहीं पे अच्छा ही है ही।
तीनों कहानियां अलग है, तीनों इवेंट्स है बेसिकली जो कहानी बन गए और अब डिस्कस हो रहे हैं। वो देखिए सर, उल्ले के घटित 100 बहुत कम लोगों के साथ में होती है, लेकिन बस वो जिनके साथ में घटित होती है वो अगर किसी को सुना देते हैं तो वो कहानी बन जाती है। आज जैसे मैंने सुनी तो मैं यहाँ तक आ गया, अच्छा ये मेरे पास में भी क्यों आई कहानियाँ, क्योंकि पिछली बार मैं आपके पास में आकर के गया था। हाँ। अब वो लोग मेरे को पकड़ते हैं, माँ की भी सुन। अब वो मुझे अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। एक और थी कुछ आपकी? हाँ, एक भूख की कहानी थी। हाँ, भूख से संबंधित आपको बताई थी क्या मैंने एक कहानी? फूल वाली। हाँ 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 हाँ। एक मेरे नोन थे, उन्होंने कोई नया मकान खरीदा था और उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कराया, कुछ तैयार कराया, और बाहर गार्डन एरिया था, उसमें दो अच्छे से दो वो उगाई, फूल वगैरह उगाए, सब कुछ करा, और नया मकान था। मतलब था तो पहले से, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था, थोड़ा बहुत कहीं से सुधार उधार करवाया था। तो ये कहानी मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये तो है इसमें कुछ तो वो बंदा भी पूजा पाठ करने वाला ही आदमी था, फैमिली के साथ में शिफ्ट हुआ और डेली वो पूजा करता अपने घर में, और जो उसके गार्डन में फूल वगैरह होते हैं उन्हीं में से तोड़ता और भगवान के चढ़ाते था, पूजा करता, आ जाता। डेली का हिसाब था उसका ये। तो उसने क्या करा सर, एक दिन एक उसी के मकान में कोने के अंदर, मतलब जो गार्डन एरिया था उसमें एक कॉर्नर था, उस कॉर्नर, अब वो नए फूल दिखे उसे, कुछ अलग से दिखे, जो उसने उगाए थे वो अपने आप हो गया जो उसने उगाए। तो वो कॉर्नर में से उसने वो नए से फूल दिखे, उसने चलो आज बाबा भगवान के ये चढ़ाते हैं। उसने वो फूल तोड़ा और तोड़ करके भगवान के चढ़ा दिया। अक्सर हम देखते हैं हमारे जो फूल चढ़ाते हैं भगवान के, तो वो सुबह चढ़ाया तो अगले दिन तक तो हल्का फुल्का तो फ्रेशनेस रहती ही है, इतनी भी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाता है फूल। ठीक है, अब उसने तो चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में उसने खुशबू भी ली होगी फूल की, उसने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में भगवान की पूजा करके चल दिया। अब शाम को उसने वापस से दिया बत्ती जब करी तो देखा वो फूल पूरी तरीके से सूख चुका है, सूख ही गया। पूरा ही सूख गया वो। उसने कहा यार ये क्या चक्कर है। अच्छा सर, उसने बोला मैं मेन चीज़ पे आ रहा हूँ, उसने वो कर ही दिया भगवान का। तो अब उसने जब खाने पर बैठा तो डेली के मुकाबले में जो वो खाना खा रहा है 2 गुना खाना खा गया। अच्छा, 2 गुना खाना खा जैसे गया, 3 रोटी खाता है तो 6 खाने लग 6 गया, खा गया। 7 खा गया। अब वो क्या हुआ, वो ये बोल रहा है कि यार मेरी जो डाइट थी वो अचानक बढ़ गई थी ओके। मकान में शिफ्ट होने, वो भी तुरंत नहीं बढ़ी थी, कुछ दिन बाद में जब उसने बताया कि ये सब चीज़ें उसके साथ में जब हुई, तो अचानक यार मैं रास्ते में गाड़ी चलाता हुआ रोक करके किसी भी ठेले पर खाने लग जाता था, इतनी भूख लगती थी मुझे। ये आदत और बढ़ती जा रही थी बढ़ती उसकी। जा रही थी। मतलब मेरा टिफ़िन मुझे छोटा कम पड़ने लग गया, मैं घर में भी मतलब रात को 1 बजे 2 बजे उठ करके फिर खाने लग गया, ये हाल हो गया। हाँ, मैंने डॉक्टर को भी अपनी जांच करी, ना तो मैं मोटा हो रहा हूँ, हाँ, है ना, वैसा का वैसा ही दिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खाना बहुत खा रहा हूँ, खाए ही जा रहा हूँ, खाए ही जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ खाना खा रहा हूँ। तो वो बोलता है, बोले कि यार मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मेरी जांचें भी हुई, सब नॉर्मल आ रहा है, मेरे साथ में ऐसा कुछ था नहीं जिसमें कि मैं ये कहूँ कि मेरे को भूख क्यों लग रही है। मतलब वो दिन में जब मौका पड़े तब खा रहा है वो सर। मतलब 3 की जगह 6-7 बार 8 बार हो अरे गया। तो सर 6-7 बार 8 बार उसको तो भूख ही लगती रहती थी। वो बोल रहा है यार मुझे जब भी बड़ा स्ट्रेंज। हाँ कुछ भी मिल जाए खाने को मैं खा लेता था, दे आने दे, ये भी आने दे, वो भी आने, चल रहा है खाना ही खाना, खाना ही खाना चल रहा है, जैसे मेरे जीवन का एक ही मकसद रहेगा खाना और कोई मकसद ही नहीं है कि मुझे सिर्फ खाना ही है अब। तो चलिए, आखिरी में डॉक्टर वगैरह से परेशान, उसको भी लगा कुछ तो गड़बड़ है, और वही डेली का उसका जो नियम था वो भगवान के पुष्प चढ़ाए और वो सूख जावे, ठीक है, और वो ले चढ़ाने के पहले खुद खुशबू ले लेता था, तोड़ोगे आपके पास में आएगा, खुशबू तो आएगी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि ये अच्छा हुआ कि उसकी फैमिली ने वो बाकी लोगों को ये हैबिट नहीं दी। हाँ। अब वो फूल रोज सूख जाए तो अब उसने किसी को गृह शांति के लिए बुलाया है, पता नहीं उसको भी ऐसा फील हुआ कि यार भगवान के आगे पुष्प इतनी जल्दी सूखेगा नहीं, बेरंग नहीं होगा, ठीक है। तो उसने किसी को अच्छे वास्तु शास्त्री को बुलाया या जो जानता होगा इन सब चीज़ों को। तो उसने कहा बोले कि
मकान देखा, सब देखा। देखने के बाद में उसने भी कहा कौन से बाकी सब सही है? बोला कि हाँ, सारे फूलों में तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस यहीं से तोड़ता हूँ तो वो सूख जाता। वो सूख जाता है। आप पहले मकान की हिस्ट्री पता करो कि आपने मकान बनाया है खुद ने या बना बनाया लिया। बोले मैंने बना बनाया लिया है और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करा है थोड़ा थोड़ा, कई जगह से चेंज करा है, और ये गार्डन एरिया भी मैंने तैयार करा है इस तरीके से। बोले अच्छा, आप मकान की हिस्ट्री पता करो। बोले फिर अब उसने मकान की हिस्ट्री पता करना शुरू करा। उस हिस्ट्री में सर, उस बंदे ने तो मुझे यही बताया, हो सकता है बाद में लोग बाग इस बात को आगे सुनने के बाद में इसके विरोध बहुत करें, क्योंकि लोगों का मानना है कि नहीं यार, हमेशा आजकल तो ये एक फैशन हो चुका है। उसने बताया कि ये मकान मतलब मेरे लेने से पहले किसी और फैमिली का था, और इस फैमिली का जो मतलब जो आदमी था वो तो बाहर कमाता था। मकान में रहती थी उसकी बहू, मतलब उसकी वाइफ, और उसकी एक बच्ची और एक बेटा रहता था, और उसका ससुर रहता था। तो ससुर जी की वाइफ पहले ख़त्म हो गई होगी, तो ससुर रहा करता था। तो कहते हैं कि वो जो बहू थी उसने अपने ससुर की बहुत दुर्गत कर रखी थी। अच्छा। वो उनको खाने को भी टाइम पर नहीं देती थी। ओके, गुस्सा निकालती होगी अपना, कुछ भी होगा, जो भी हो, पता ही नहीं सर क्या कहानी थी। आजकल ये चीज़ें हर घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वो खाने को भी नहीं देती थी। तो ऐसे ही वो बाबूजी जो थे, भूख के तिसाए धीरे धीरे उनकी होती रही, और वो एक दिन ख़त्म हो गए थे वो। ओके। तो वो भूखे यूं ही लोगों ने जो बताया कि भूखा रखती थी उनको, खाना भी टाइम पर नहीं देती थी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। तो भाई जब वो मर गए थे, तो जिधर वो मरे थे, तो जो गार्डन एरिया था उधर की साइड में उनकी कोटड़ी बनी हुई थी। अच्छा, उसी में रखा हुआ था उनको, बाबूजी को उन्होंने, तो वो उधर ही मरे थे। तो इसलिए शायद फिर जब उसने अपने उसको बताया वास्तुशास्त्री को, ये बताया मुझे, तो उन्होंने ये कहा, बोले कि यही कारण है कि वो बाबूजी जो खत्म हुए थे जिस जगह पे, हाँ, उस जो तुम कोना बता रहे हो वहाँ पे कोटड़ी थी। तो जो बाबूजी खत्म हुए थे ना, वो वहीं मरे थे। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो भूखे तिसाए रहते थे, उनको खाना भी टाइम पर नहीं मिलता था, तो वो भूखे मरे थे। तो वो ऐसे करके पजेशन, मतलब पजेस नहीं तो हुए, उनका लेकिन पजेस्ट तो नहीं हुए। हालांकि उस आदमी के साथ में भी ऐसा तो कुछ बुरा तो नहीं करा, लेकिन अब वो ये बोल रहा है कि यार शायद वो मेरी माध्यम से अपनी भूख पूरी कर रहे थे, भूख पेट भर रहे थे, या हो जो सकता है, हो भी, ऐसा सकता है, कुछ हो क्योंकि सकता है। वो अनसेटिस्फाइड सोल्स हाँ, का यही होता है। अरे अनसेटिस्फाइड तो थे, लेकिन भूखे ही थे। भूखे थे ना। अब उस बंदे ने उनकी खुश, अब वो फिर उसने कहा यार, फिर मैंने काफ़ी हवन वगैरह करवाया, और जो जगह थी वहाँ से वो फूल वगैरह का एरिया छोड़ करके वहाँ पे एक तुलसा जी का पौधा बैठा दिया है पूजा के बाद में। तो अभी तो सब सही है, अब और ऐसा उनकी कोई भूख दिक्कत। सही हुई क्या? हाँ, वो सही है, वो सही है। वो सही है हाँ, उसकी, वो हवन तो यही पूजन बोला। से तो शांति हो ही जाती वो है, बोला बात। बोला कि अब सही है मेरे को। उसने कुछ मकान में भी इधर उधर कुछ चीज़ें रखी, बोलते हैं ना वास्तुशास्त्री के माध्यम से ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, तो ये रखो वो रखो, शांति हो जाती है। तो इस तरीके से उसके बैठे। लेकिन ये बहुत ताज्जुब वाली बात है कि मतलब एक जो आदमी ख़त्म हो चुका है, उसके मतलब उस कमरे की जगह पर एक पेड़ उगता है जिसमें फूल उगते हैं। उन फूलों की खुशबू से उस आदमी की भूख बढ़ जाती है। वो ये भी तो हो सकता है ना, वो आत्मा को मतलब मार्ग नहीं मिला अपना, वो रुकी रही। हाँ, उस पेड़ के फूलों के माध्यम से बाहर निकली। तो आज के सारे ही कहानी किस्से, हाँ, डरावनी तो नहीं थी सारी। नहीं, इंस्पायरिंग तो है, हाँ, इंस्पायरिंग। कुछ ना कुछ आपको सीख दे करके जा रही है कहीं ना कहीं से, करेक्ट, कि करेक्ट। आप फंसते हो तो बचते भी हो। हमेशा ज़रूरी नहीं कि नहीं, वो कहा जाता है ना कि देर इज़ ऑलवेज ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम खड़ी हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है साथ में। जी ज़रूर सर। तो वही वाली चीज़ है ये। हाँ, लेकिन ये भी मुझे बहुत ये जो लास्ट वाली मैंने आपको कहानी सुनाई ना, भूख वाली, ये ऐसा कभी किसी के साथ में मत करो यार। वो जो जो बंदा था वो ससुर था, तो अभी उसी चीज़ को इमेजिन करो, जो वहाँ पर भी तुम्हारी जो भाभी होगी, हाँ, हाँ। वो भी अगर तुम्हारे पिता के साथ में ऐसा कर रही हो तो अब होते हैं कैरेक्टर्स कुछ ऐसे, क्या ही बोले इनसे। तो रिलेशनशिप्स का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। वो उस बेचारे बेचारे बुजुर्ग पर क्या बीत रही होगी। मैं अक्सर SBI बैंक में हर महीने देखता हूँ कि जो पेंशन लेने वाले बुजुर्ग आते हैं उनके साथ में बच्चे बहुत आते हैं,
लेकिन उस दिन वो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो नए कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक हकीकत जो पता चलती है उनके हाथों के नाखून और पैरों की एड़ी से पता चल जाती है सर, कि उनको आज ही नहलाया गया है और आज ही नए कपड़े पहनाए गए। टेंशन निकालने के लिए आप तो पॉडकास्ट को बड़ा इमोटिव साइड ले गए। शायद इमोशनल भी कर दिया, ये मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा सर, सॉरी सर। नहीं, नॉट एट ऑल सर। हाँ सर, बड़ी इंस्पायरिंग डिस्कशन था आपने बताया जो। और मैं चाहूँगा इनफैक्ट आपको कोई भी ऐसा लगे ना, क्योंकि जयपुर तो कहानियों से भरा पड़ा है, इतना पुराना शहर है, इतने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है। जब भी सुनाई पड़ता है तो मैं आपके पास में आज शायद इतने समय, शायद मुझे आज साल भर हो गया साल भर। तो साल भर के बाद में मैं आपके पास में आया हूँ, तो जब तभी आया जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यही एक्चुअल है जो मैं सुना सकता हूँ। बाकी सुनने में तो बहुत कुछ मिलता है, जब तक मुझे खुद को वो चीज़ अच्छी ना लगे ना, जब तक मैं दूसरे को, वो खाने वाली बात होती है ना, जब तक मुझे खुद को खाना अच्छा नहीं लग रहा मैं दूसरे को कैसे परोस दूँ। नहीं विपुल, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सर आने के लिए, लोगों को मज़ा आएगा। और मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप भी कीजिए रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करने के लिए। ज़रूर सर। आप एक्चुअली मैं जब से सर के साथ में जुड़ा हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू इनकी स्टोरीज़ देखता हूँ, और सब की सब बहुत अच्छी होती हैं, और जो आप लोगों का लोग आकर के कहानी सुनाते हैं वो भी बिल्कुल असली और सच्ची कहानियाँ होती हैं। अब आप ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लंबे समय से, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे तो चैनल्स हैं, लेकिन वो बहुत स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल देते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल देते हैं, ये डाल दिया वो डाल दिया, और आपको ज़बरदस्ती डराने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, आपको यहाँ की कहानियों में सीख भी मिलती है। सीख है। और हॉरर के साथ में आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो हैं, ज़बरदस्ती डराने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे चैनल से जुड़ें और कंटिन्यू देखते रहें, और आप अपने लोगों को भी बताएं। हाँ, तो जैसे मैंने विपुल जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि भी विपुल जी तो खुद कहानी कलेक्ट करके हमारे लिए लेके आ रहे हैं। जी सर। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमको भेज रहे हैं कहानियाँ। अच्छा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे ईमेल पे बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम जेन्युइन जो भी कंटेंट ऐसा होगा जो लोगों के जानने के लिए ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी इंक्लूड करूँ, या तो मैं खुद नरेट कराऊँ या आपको भी बुला सकता हूँ। मैं सुना दूंगा। आप बस कहानी इनको भेज दो। हाँ, सर को कहानी अच्छी लगनी चाहिए, मुझे सुनने में अच्छी लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं इसे सुनाऊंगा तो अच्छा लगेगा, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। हाथ ऊपर कर दिया मैंने। चलो सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर।